हेलो एवरीबॉडी, अ वेरी वेरी वॉर्म वेलकम टू जया कॉमर्स क्लासेस। आप सबका आपके यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आई होप यू ऑल आर वेरी फाइन। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग टर्म्स। जितनी भी हमारी लास्ट क्लास में इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग टर्म्स रह गई थी उसको आज की क्लास में ख़त्म कर लेंगे, ताकि हम नए चैप्टर के साथ नेक्स्ट क्लास में मिले, जो कि आज हमारा पार्ट 3। और जिसने भी पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा इस चैप्टर का, जल्दी से जाके वो क्लासेस भी देखकर आ जाइए। और जो भी इस चैनल पर नया है, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से शेयर और लाइक कर दीजिए। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमने अपनी लास्ट क्लासेस में 20 टर्म्स कर ली थी, तो हम आज स्टार्ट करेंगे 21st डे, जो कि है ट्रेड रिसीवेबल। तो आप इसके नाम से भी समझ रहे होंगे कि ट्रेड और रिसीवेबल मतलब कि जो ट्रेड करते समय टाइम हम रिसीवेबल मतलब कि रिसीव करते हैं। क्या रिसीव करते हैं? अगर हम ट्रेड करते टाइम क्या करते हैं कि हम सेल करते हैं और कैश लेते हैं, अपने कस्टमर को सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, राइट। जब हम अपने कस्टमर को गुड्स देंगे, सर्विसेज प्रोवाइड कराएंगे, तो उसके बदले जो हम लेते हैं वो हमारा क्या है? रिसीवेबल है, राइट। सो देखिए, trade receivable refers to the amount receivable on account of sale of goods services rendered by the company in a normal course of business, right। कि मतलब हम अपने बिजनेस में जो भी हम कर रहे हैं, या तो हम गुड्स को प्रोवाइड करा रहे हैं, अपने कस्टमर को सेल कर रहे हैं, या फिर सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं, तो इन दोनों के बदले जो हम अपने कस्टमर से ले रहे हैं वो हमारा क्या है? रिसीवेबल है, राइट। तो आप देखिए कि ट्रेड रिसीवेबल में दो चीज़ें इंक्लूड होती हैं। एक होता है हमारा डेटर्स और नेक्स्ट इज बिल रिसीवेबल। तो हम इसको वन बाय वन देखेंगे कि ये क्या चीज़ होती है। तो डेटर्स भी अपने आप में एक टर्म बन गई, और एक बिल रिसीवेबल भी अपने आप में एक टर्म है, जिसको हम अच्छे से देखते हैं कि डेटर्स क्या होता है। डेटर्स आप उस पर्सन को भी बोल सकते हो, और एक फर्म भी होती है जिसको हमने अपनी सर्विसेज दी हैं या फिर गुड्स सेल किए हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक हमें पैसे नहीं दिए। हमने उनको कैसे दिए थे? क्रेडिट पे, उधार पे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करी, गुड्स सेल किए, लेकिन उन्होंने अभी तक हमें अमाउंट नहीं दिया। अभी तक हमारा पेंडिंग है, उन्होंने अभी हमें अमाउंट देना है, राइट। तो debtors represent those person or firms to whom goods have been sold or services rendered on a credit and payment has not been received from them। कि मतलब अभी तक हमें पेमेंट रिसीव नहीं हुई है, उसे हम बोलते हैं डेटर्स। और बिल रिसीवेबल क्या होता है? बिल रिसीवेबल को आप एक अकाउंटिंग टर्म ऐसी है कि उसको बिल ऑफ एक्सचेंज बोल सकते हैं, जिसके अंदर हमारा एग्रीमेंट होता है पर्सनस के साथ, फर्म के साथ, या फिर कोई हमारे डेटर्स हैं उनके साथ हम एग्रीमेंट कर लेते हैं कि अभी हम आपको अपना सामान दे रहे हैं, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन एक टाइम आने पे, फ्यूचर डेट पे, जिसको हम स्पेसिफाइड कर रहे हैं कि इस डेट पे आप हमें सारा का सारा पैसा लौटा देंगे। और ये कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हैं आप दो पार्टीज के बीच में, एक हमारे बीच में जो सेल कर रहा है अपने गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, और एक दूसरी पार्टी जो हमसे सर्विसेज या फिर गुड्स ले रही है, परचेज कर रही है। उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसके बेसिस पे एक फ्यूचर डेट स्पेसिफाई की जाती है कि उस फ्यूचर डेट पे जो हमारा डेटर है या फिर पर्सन या फर्म जिसने हमसे सर्विसेज ली हैं, गुड्स ली हैं, वो हमें समय आने पर उस डेट पे पैसे लौटा देगा, राइट। बिल रिसीवेबल इज एन अकाउंटिंग टर्म फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन अ डेटर्स। मतलब कि ये बिल ऑफ एक्सचेंज डेटर्स के ऊपर बनाया जाता है, जिससे हमने पैसे लेने होते हैं, और रिसीव बाय द वे ऑफ इंडोर्समेंट फ्रॉम देम, और उनसे रिसीव किया जाता है। द अमाउंट स्पेसिफाइड इन सच अ बिल इज रिसीवेबल एट अ फ्यूचर डेट। मतलब कि एक फ्यूचर डेट जो कि स्पेसिफाइड की हुई है इस कॉन्ट्रैक्ट में, उससे हम समय आने पर पैसे ले लेते हैं, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड। 22nd टर्म क्या है? ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल क्या होता है? ट्रेड रिसीवेबल जैसे होता है उसका ऑपोजिट होता है ट्रेड पेबल। ट्रेड रिसीवेबल में हमने रिसीव किया, और ट्रेड पेबल में हमने देना है, जिससे हमने सामान लिया है, राइट। ट्रेड पेबल इज द अमाउंट पेबल ऑन अकाउंट ऑफ गुड्स परचेज और सर्विसेज टेकन इन अ नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। कि ट्रेड पेबल में क्या हो गया कि हमने गुड्स एंड सर्विसेज लिए हैं अपने बिजनेस के अंदर, और उसके बदले हमने क्या करना है? पैसा देना है। तो जो पैसा दिया है वो हमारा क्या हो गया? ट्रेड पेबल, राइट। और ट्रेड पेबल में भी टू टर्म्स इंक्लूड होती हैं, जो कि है एक क्रेडिटर्स और सेकंड वन इज बिल
पेबल। तो चलिए देखते हैं कि क्रेडिटर्स क्या होता है और बिल्स पेबल क्या होता है। क्रेडिटर्स क्या हो गए, जैसे डेटर्स होते हैं कि हमने उनको सर्विसेज दी, गुड्स सेल किए और अभी तक उन्होंने पैसे नहीं दिए, हमने अभी उनसे पैसे लेने हैं। वैसे ही उनके उससे ऑपोजिट क्या होते हैं क्रेडिटर्स, कि हमने उनसे गुड्स लिया, सर्विसेज ली, लेकिन अभी तक हमने उनको पैसे नहीं दिए, तो वो हमारे क्या हो गए क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स रिप्रेजेंट दोज पर्सन और अ फर्म फ्रॉम whom goods have been purchased or services received on a credit and payment has not been made to them। मतलब कि अभी तक उनसे पेमेंट हमने नहीं दी है, हमने उनको अभी तक पेमेंट नहीं दी है, हमने सर्विसेज और गुड्स ले लिए हैं लेकिन अभी तक उन्हें पेमेंट नहीं किया, क्रेडिट पे लिया था, राइट। और बिल्स पेबल क्या हो गया, जैसे बिल रिसीवेबल था, इससे ऑपोजिट बिल्स पेबल, कि हमने पैसे देने हैं, कॉन्ट्रैक्ट हमारे और एक पार्टी के बीच में हुआ है, हमने अभी पैसे देने हैं एक स्पेसिफाइड टाइम आने पे, फ्यूचर डेट पे। बिल्स पेबल is an accounting term for a bill of exchange accepted in a favor of creditors. The amount specified in such a bill is payable at a फ्यूचर डेट। मतलब कि समय आने पर हम उन्हें पैसे दे देंगे जो भी इस कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाई हुआ है हमारे और सामने वाली पार्टी के बीच में, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टर्म वेरी क्लियरली। तो 23rd टर्म क्या है हमारी, कोस्ट। कोस्ट तो आपको भी पता होगा कि हमारी डेली लाइफ में भी ये टर्म्स, कई टर्म्स ऐसी हैं इसमें जो हमारी डेली लाइफ में भी यूज़ होती हैं। तो कुछ कुछ टर्म्स बहुत इजी हैं जो आपको पहले से ही पता होंगी, लेकिन हम फिर भी एक बारी देख लेते हैं कि कोस्ट क्या हो गया, जो भी हमने एक्सपेंडिचर इनकर्ड किया है हमारे बिजनेस के अंदर, वो किसी भी एक्टिविटी पे हो सकता है। Cost is the amount of expenditure incurred on or attributable टू अ स्पेसिफाइड थिंग और एक्टिविटी। मतलब कि किसी थिंग और एक्टिविटी पे हुआ खर्चा। द स्पेसिफाइड थिंग और एक्टिविटी में बी अ प्रोडक्ट, सर्विसेज और एनी एक्टिविटी। मतलब कि कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, सर्विसेज हो सकती हैं, या फिर कोई भी एक्टिविटी। मतलब कि किसी प्रोडक्ट के ऊपर कोई खर्चा हुआ है या फिर सर्विसेज देने टाइम हमें कोई कॉस्ट पड़ी है, या फिर किसी भी एक्टिविटी पे हमने बिजनेस के अंदर हमारा खर्चा हुआ है, वो हमारी क्या होती है, कॉस्ट, राइट। वाउचर क्या होता है, वाउचर तो एक ऐसा टर्म है जो हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जब भी हम शॉपिंग करने जाते हैं तो हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ परचेज करते हैं तो क्या मिलता है, हमें वाउचर मिलता है। सबसे पहले एक जो हमारे पास रिसिप्ट होती है कि हमने सामान परचेज किया, तो वो काट के देते हैं आपको, स्लिप काट के देते हैं, तो वो क्या हो गया, वाउचर हो गया। कि सबसे पहले और एक अपने पास रखते हैं प्रूफ के तौर पे कि हमने सामान परचेज किया है और कैश ले लिया है उसके बदले, तो वो वाउचर होता है, वो डॉक्यूमेंट जिसमें सबसे पहले एंट्री होती है जब भी कोई प्रोडक्ट सेल होता है या फिर सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती है, राइट। अ वाउचर इज अ डॉक्यूमेंट विच प्रोवाइड्स द ऑथराइजेशन टू पे and on the basis of which the business transaction are first of all recorded in the books of account। मतलब कि जब भी कोई कस्टमर को हम सेल करते हैं, कोई हमारी, हम मान लीजिए आपकी शॉप है और आपके पास कोई आया परचेज करने के लिए, तो आपने क्या किया, उसको दे दिए गुड्स और पैसे ले लिए, उसके साथ आपने उसको एक स्लिप दी कि हमने आपको ये सामान सेल किया है और उन्होंने परचेज किया। और क्या करते हैं आप, वही सेम जो रसीद होती है, जो स्लिप होती है, अपने पास भी रखते हैं कि इस डेट पे हमारे पास ये कस्टमर आया था, हमने उसको इतने का सामान बेचा था, उसकी इतनी क्वांटिटी थी, राइट। सब कुछ लिखते हैं, तो वो क्या होता है, वाउचर। तो जब हम अपने लेजर्स अकाउंट, जो दूसरे हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री होती है, बाद में हम बनाते हैं, तो वो किसके बेसिस पे बनाते हैं, इन्हीं वाउचर्स को देख के हम एंट्री करते हैं ट्रांजेक्शन्स की अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड कि क्या मतलब होता है वाउचर का, जिसमें सबसे पहले एंट्री होती है और उसी के थ्रू हम बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री करते हैं। तो देखिए डिस्काउंट क्या होता है, आप शॉपिंग करने गए मान लीजिए, तो आपको एक स्पेसिफाइड रेट ऑफ परसेंटेज होता है जो आपको डिस्काउंट के तौर पे मिलता है। वो क्या होता है कि जो भी आपका एमआरपी और सेलिंग प्राइस होता है उसके ऊपर स्पेसिफाइड रेट से आपको जितना भी वो अमाउंट बनेगा उसको कट करके जितना भी बाकी बचता है अमाउंट, उस पर आपको वो गुड्स या फिर सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती है, राइट। तो वो क्या होता है, डिस्काउंट। जैसे कि 70% ऑफ होता है, 25% ऑफ, ये सब क्या है, एक तो कस्टमर को अट्रैक्ट करने का तरीका भी होता है अपनी तरफ, राइट। जैसे कि हम सेल में जाते हैं तो वहाँ पे कितने सारे डिस्काउंट होते हैं जो हमें प्रोवाइड कराए जाते हैं, राइट।
तो देखिए, डिस्काउंट इज इधर एन अलाउंस, इसको अलाउंस बोलते हैं, जो कि ऑफर किया जाता है सेलर ऑफ अ गुड्स, किसके द्वारा, जो कि सेलर होता है, जो सेल कर रहा होता है गुड्स को, या फिर जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है, और आउट ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द गुड्स और अ डिडक्शन फॉर मेकिंग अ प्रॉम्प्ट पेमेंट। मतलब कि कहीं डिस्काउंट ऐसे होते हैं जिसको हम ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं, और कहीं ऐसे होते हैं कैश डिस्काउंट। उसका डिफरेंस आप अभी देखेंगे कि कैश और ट्रेड डिस्काउंट में क्या डिफरेंस होता है और इसका क्या मतलब होता है। तो इसमें आपको इतना समझ आ गया फिलहाल कि जो सेलर होता है वो डिस्काउंट प्रोवाइड कराता है और जो कस्टमर होता है वो डिस्काउंट रिसीव करता है, राइट। तो आप देखिए कि ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है। ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो हर एक कस्टमर को, जब भी आप वो प्रोडक्ट लेने जाते हैं तो उसके ऊपर आपको टैग के ऊपर लिखा होता है कि इतने % ऑफ हम आपको दे रहे हैं, लेकिन वो जो डिस्काउंट होता है वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में हम एंटर नहीं करते। वो जो डिस्काउंट होता है, वो जो वैल्यू होती है, जो आपको डिडक्ट करके जो फाइनल अमाउंट बनता है जिस पे आप वो गुड्स परचेज कर रहे हैं, तो वो जो परसेंटेज होता है जिससे आपको वो डिस्काउंट मिला है, तो वो जो है हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में एंटर नहीं होता है। और वो किस पे दिया जाता है, जो भी हमारा कैटलॉग प्राइस होता है, या फिर आप लिस्ट प्राइस कह सकते हैं, जो भी हमारे पास आया होता है कि हमने इसके ऊपर अपना सेल करना है, राइट, जो MRP होता है। कभी कभी एक स्पेशल डिस्काउंट दिया जाता है, तो वो कैसा होता है, MRP के ऊपर जो एक ट्रेड डिस्काउंट लग गया उसको डिडक्ट करने के बाद जो आपका अमाउंट बचता है उसके ऊपर जो डिस्काउंट लगता है वो आपका कैश डिस्काउंट होता है। ये सिर्फ स्पेशल केसेस पे दिया जाता है, जब ऐसा हो कि सेलर आपको पहले क्रेडिट पे गुड्स देता था, आप बल्क में लेते थे, क्रेडिट पे देता था, और अब वो चाहता है कि वो आप उससे कैश में लें, तो वो एक ऐसा कैश डिस्काउंट देता है कि आप अभी के अभी सारी की सारी पेमेंट कर दोगे तो आपको एक स्पेशल डिस्काउंट देंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैश डिस्काउंट बोलते हैं, जिसके बदले आपको अभी के अभी जितना भी आपने अमाउंट ऑफ गुड्स परचेज किया है उसकी पेमेंट करनी होती है इन हैंड। तो ट्रेड डिस्काउंट डेफिनेशन देखिए, व्हेन डिस्काउंट इज अलाउड बाय अ सेलर टू इट्स कस्टमर एट अ फिक्स परसेंटेज ऑन अ लिस्ट एंड कैटलॉग प्राइस ऑफ अ गुड्स। जो भी उस प्राइस होता है उस गुड्स का फिक्स परसेंटेज से सारे के सारे कस्टमर को दिया जाता है, इट इज़ कॉल्ड अ ट्रेड डिस्काउंट। मतलब कि जो भी ट्रेड में जिसके साथ भी हम करेंगे उन सबको वो डिस्काउंट प्रोवाइड किया जाता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ट्रेड डिस्काउंट। इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, मतलब कि इस डिस्काउंट को हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते, एज इट इज़ डिडक्टेड फ्रॉम द ग्रोस वैल्यू ऑफ गुड्स। मतलब कि जो ग्रोस वैल्यू है गुड्स की उसमें से डिडक्ट किया जाता है, ना कि नेट वैल्यू से। कि मतलब कि जो फाइनल अमाउंट बनता है, जैसे कि कैश डिस्काउंट जो होता है हमारा, वो हम नेट डिस्काउंट, जो नेट अमाउंट बनता है हमारा गुड्स और सर्विसेज का, उसके ऊपर हम जो डिस्काउंट देते हैं वो हमारा कैश डिस्काउंट होता है, इसीलिए हम उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में एंटर करते हैं। लेकिन ट्रेड डिस्काउंट ऐसा नहीं होता, वो कैटलॉग प्राइस पे दिया जाता है, जो कि MRP होता है। मान लीजिए आपको MRP ज़्यादा लिख के दे दिया, आपको थोड़ी पता है वो गुड्स की प्राइस क्या है, वो तो उन्होंने स्पेसिफाइड करके आपको दिखाया है ना, तो एक फिक्स परसेंटेज से सारे सारे कस्टमर को दे दिया जाता है वो डिस्काउंट, तो उसको हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में एंटर नहीं करते हैं, वो ट्रेड डिस्काउंट होता है। लेकिन कैश डिस्काउंट एक स्पेसिफाइड डिस्काउंट है जो हर कस्टमर को नहीं दिया जाता, सिर्फ उन्हीं को दिया जाता है जो कैश में आपको अभी की अभी सारी पेमेंट करेंगे, राइट। देखिए, व्हेन डिस्काउंट इज अलाउड टू अ कस्टमर फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट इज अ कोल्ड इट इज कोल्ड कैश डिस्काउंट, इट इज ऑलवेज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। मतलब कि प्रॉम्प्ट पेमेंट, अभी की अभी पेमेंट जो करेगा, हैंड में कैश की पेमेंट करेगा, उसको ही कैश डिस्काउंट देते हैं, और इसको हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में भी ऐड करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने एक स्पेशल डिस्काउंट दिया है, जो हमारा सेलिंग प्राइस है उससे कम का प्राइस पे हमने अपने कस्टमर को वो गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड कराई हैं, इसीलिए। 26 है रिबेट। तो रिबेट क्या हो गया, रिबेट हम बोल सकते हैं वो हमें स्पेशल केसेस में मिलता है, जब आपने मान लीजिए कोई गुड्स परचेज किया, वो डिफेक्टिव निकली, या फिर जो आपने क्वालिटी मांगी थी उस क्वालिटी के प्रोडक्ट्स आपको नहीं मिले, तो तब उस केस में जो सेलर होता है वो कस्टमर को क्या प्रोवाइड कराता है, रिबेट प्रोवाइड कराता है। ये सिर्फ स्पेशल केसेस में होते हैं, जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तब। तो देखिए, इट इज़ अ रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड अलाउड बाय अ सेलर आफ्टर द गुड्स हैव बीन सोल्ड। गुड्स के सेल होने के बाद ये
किसके थ्रू प्रोवाइड कराया जाता है? सेलर के थ्रू. इट इज अलाउड बाय अ सेलर फॉर द रीजन अदर देन फॉर विच ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट आर अलाउड. मतलब कि कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट जिस भी रीज़न से दिया जाता है उससे अलग जो रीज़न होता है वो रीज़न होता है जो एक सेलर जिस रीज़न से रिबेट प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर को. एग्जाम्पल देखिए, रिबेट में बी अलाउड बिकॉज ऑफ द पुअर क्वालिटी ऑफ द गुड्स सोल्ड और द गुड्स में नोट बी एज पर द स्पेसिफिकेशन. राइट, मतलब कि आपने एक स्पेसिफाइड एक क्वालिटी बोली थी कि आपको ये मिलेगी और आपने वो प्रोवाइड नहीं कराई, या फिर आपने गुड्स जो सेल किए वो पुअर क्वालिटी के थे, या फिर उसमें कुछ ऐसा कमी निकली है जो कि हमारे कस्टमर को पसंद नहीं आई, या फिर हमने कुछ बोला था, हमने प्रॉमिस किया था, हमने उसी स्पेसिफाइड रूल्स पे हमने अपने जो प्रोडक्ट्स है गुड्स हैं उनको नहीं प्रोवाइड करे, तो उसके बदले हम जो सेलर है रिबेट देता है अपने कस्टमर को. गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी जो कि अब हम लगाते हैं जब भी हम सेल करते हैं या फिर परचेज करते हैं, तो हर प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी लगता है. हम कुछ खाने लाते हैं तो जीएसटी लगता है, कुछ परचेज करने जाते हैं तो जीएसटी लगता है, हर चीज़ पे आज जीएसटी लगता है. तो ये जीएसटी आया कहाँ से? जो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस होते थे जो हमारे पहले लगते थे, वो वैट हो, वैल्यू एडिड टैक्स जिसको हम बोलते हैं, या फिर कोई भी सर्विस टैक्स हो, सेल्स टैक्स हो, परचेज टैक्स परचेज के टाइम पे, एक्साइज ड्यूटी, ये सारे के सारे जब एक मर्ज हो जाते हैं, मतलब कि इकट्ठे हो जाते हैं एक टैक्स के अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? जीएसटी, जो कि होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स. तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे कितने टाइप्स के टैक्स होते हैं. तो हमारे 2 टाइप के टैक्स होते हैं. जो फर्स्ट वन टैक्स होता है वो कौन सा होता है? एक तो होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट. राइट, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या डिफरेंस है? जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो कैसा होता है? वो इनकम टैक्स होता है. जो भी हमारी इनकम होती है उसके ऊपर जो हम टैक्स प्रोवाइड करते हैं, मतलब देते हैं, जो हमारे इनकम पे टैक्स कटता है वो किसको जाता है? गवर्नमेंट को जाता है. हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, तो वो क्या हो गया? हमारा डायरेक्ट टैक्स के अंदर इंक्लूड होता है. और इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर हमारा कौन सा इंक्लूड होता है? जीएसटी. राइट, मतलब कि हम कोई भी गुड्स परचेज कर रहे हैं तो हमारे उसके ऊपर हमें क्या लग रहा है? हमारा जीएसटी लगता है, तो हमें उसको पे करना पड़ता है. वो इनडायरेक्ट टैक्स का एक फॉर्म है. मतलब कि जब भी हम कोई चीज़ परचेज करते हैं तो उसके अंदर वो टैक्स इंक्लूड होता है. हमें नहीं पता होता, हमें पता होता है कि ये प्राइस है. हम कुछ सामान लेने जाते हैं तो हमारे को पता होता है ये प्राइस है इसका, हम ये दे रहे हैं, तो उसके अंदर जो टैक्स इंक्लूड होता है वो इनडायरेक्ट टैक्स के फॉर्म में होता है, कि इनडायरेक्टली कस्टमर से, मतलब कि इनडायरेक्टली पीपल से लिया जाने वाला टैक्स. वो आप किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं. जब आप कुछ परचेज कर रहे हैं, कुछ खाने जा रहे हैं, तो हर किसी चीज़ के ऊपर जो आज टैक्स लगता है वो एक इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्म हो गया. और जो डायरेक्ट होता है कि हम ही डायरेक्ट गवर्नमेंट को दे रहे हैं, वो क्या होता है? हमारा इनकम टैक्स. राइट, तो ये 2 तरीके के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. डायरेक्ट में क्या होता है? इनकम टैक्स. और इनडायरेक्ट क्या हो गया? जीएसटी, जो कि आज सबके ऊपर लगता है कुछ भी आप खरीदने जाएंगे तो. राइट, तो इनडायरेक्ट टैक्स को आप ये भी देखिएगा कि इनडायरेक्ट टैक्स जो आज लग गया है हमारा जीएसटी, जो हर गुड्स पे लगता है या फिर सर्विसेज पे लगता है, लेकिन इससे पहले जो हमारा इनडायरेक्ट टैक्सेस थे वो था एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, वैट, सर्विस टैक्स. ये सब टैक्स जो हैं एग्जाम्पल हैं इनडायरेक्ट टैक्स के जो पहले लगा करते थे. लेकिन ये सब टैक्स इतने ज़्यादा हो गए थे कि जब हम परचेज करने जाते थे तब भी टैक्स लगता था, जब हम सेल करते थे तब भी, जब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हर केस में अलग अलग टैक्सेस लगते थे. इतने सारे टैक्सेस लगते थे तो रेंज जो थी वो इसकी इतनी ज़्यादा थी कि उन सब टैक्सेस को मिलाकर एक टैक्स बनाया गया जिसको हम बोलते हैं जीएसटी, जो अभी हम देते हैं. राइट, तो जीएसटी आपको पता चल गया होगा कि हम किससे बोलते हैं. और जीएसटी तब कब कब पे किया जाता है? सिंगल टैक्स है जिसको हम जीएसटी बोलते हैं आप. और जीएसटी कब देते हैं? एक तो परचेज करने के टाइम पे और एक एट द टाइम ऑफ सेल. आई होप आप जीएसटी का कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ गए होंगे. जितनी भी नीड थी इस टर्म को समझाने के लिए मैंने आपको बता दी. इससे ज़्यादा अगर आपको पढ़ना होगा जीएसटी के बारे में या फिर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स क्या है, ये आपकी टैक्सेशन की बुक में जो आपका एक अलग से सब्जेक्ट है उसके अंदर पढ़ेंगे. लेकिन अभी इसके लिए नीड नहीं है कि इससे ज़्यादा आपको अभी पता होना चाहिए, क्योंकि आपके लिए इतना इनफ है एक अकाउंट्स के अंदर जितनी भी आपकी ये टर्म बनती है.
राइट। 28th टर्म क्या है? एंट्री। एंट्री तो आपको पता है कि एंट्री कब करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री करते हैं जब भी कोई ट्रांजेक्शन होती है, हम सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, कुछ नया कैपिटल लेके आ रहे हैं, हम कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमने शेयर्स इशू किए, डिबेंचर्स इशू किए, ये सारी की सारी क्या है? हमारी ट्रांजेक्शन। तो हमारी जब भी कोई ट्रांजेक्शन होती है, तो जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री करते हैं उस ट्रांजेक्शन की, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एंट्री। व्हेन अ ट्रांजेक्शन और इवेंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इट इज कॉल्ड एंट्री। क्लियर? वेरी सिंपल। बैड डेट्स क्या होता है? बैड डेट्स वो होते हैं, वो अमाउंट जो इरिकवरेबल है, मतलब कि आपको लॉस हुआ है। अब आप देखिए कि आपने किसी को गुड्स सेल किए और क्रेडिट पे किए और उसने अभी तक पैसा नहीं दिया और वो दे भी नहीं रहा है, तो वो जो अमाउंट जो आपका इरिकवरेबल है, आपको नहीं मिला, वो आपके क्या हो गए? बैड डेट्स हो गए। इट इज़ द अमाउंट दैट हैज़ बिकम इरिकवरेबल फ्रॉम अ डेटर, मतलब कि जिसको आपने क्रेडिट पे गुड्स दिए थे, वो हमारे डेटर्स होते हैं, वो उन्होंने ये अमाउंट हमें नहीं दिया है, इरिकवरेबल है, तो वो क्या हो गए? हमारे बैड डेट्स। इट इज़ अ बिजनेस लॉस। ये क्या है? एक बिजनेस का लॉस है और डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज एन एक्सपेंस। ये हमारा लॉस है और एक एक्सपेंस की तरह है एक बिजनेस के अंदर, तो हम इसको क्या करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी दिखाते हैं, डेबिट करते हैं। ये जब आप अकाउंट्स पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल चैप्टर्स पढ़ेंगे, तो आपके पास खुद ये टर्म्स आएंगी जिसको आप समझेंगे कि कौन सी टर्म्स कहाँ पर और किस अकाउंट में शो की जाती है। राइट। 30th इज इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट को हिंदी में हम बोलते हैं दिवालिया हो जाना। जब कोई कंपनी बंद हो जाती है, उनके पास बिल्कुल पैसे नहीं बचते, अपना जो उधार होता है, जिस पे जो उन्होंने सामान लिया होता है या फिर क्रेडिट पे लिया होता है या फिर अपने ऑनर्स को देने होते हैं, उन्होंने डिपेंचर्स लोन्स लिए हैं, डिपेंचर्स इशू किए हैं, किसी को पैसे नहीं दे पा रहे हैं, क्रेडिटर्स को नहीं दे पा रहे हैं जिनसे सामान उधार पे लिया था, क्रेडिट पे लिया था, या फिर उनके शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, जितने भी उनके ऑनर हैं, जिन्होंने जो कंपनी ने शेयर्स इशू करे थे, जो उनके ऑनर्स थे, शेयर होल्डर्स थे, उनको तक इंटरेस्ट नहीं दिया, कोई प्रॉफिट नहीं मिला है, कुछ भी नहीं हुआ है, उनके पास कोई पैसा देने के लिए नहीं बचा है, दिवालिया हो गया, पूरा का पूरा इंसॉल्वेंट हो गया कि उसके पास कोई भी पैसा नहीं बचा है, कंपनी पूरी की पूरी लॉस में जा चुकी है, तो हम उस केस में क्या बोलते हैं? इंसॉल्वेंट हो जाना एक कंपनी का। अ पर्सन और एन एंटरप्राइज विच इज नॉट इन द पोजिशन टू पे इट्स डेट इज कॉल्ड इंसॉल्वेंट। जब एक कंपनी और एक पर्सन उस पोजिशन में नहीं होता कि वो अपने डेट्स को वापस कर सके, तो हम उसको क्या बोलते हैं? इंसॉल्वेंट। राइट। 31st इज सॉल्वेंट। वही ऑपोजिट हो गया कि जब एक पर्सन या फिर एंटरप्राइज इस पोजीशन में होती है कि वो अपने डेट्स को वापस दे सके, मतलब कि जिसको उन्होंने पैसा देना है वो वापस कर सके। right? A person or an enterprise which is in the position to pay its debts is called solvent. 32th टर्म क्या है? स्टोर्स। स्टोर्स क्या होता है? एक तो स्टोर्स वो होते हैं जब आप कुछ परचेज करने जाते हैं तो स्टोर्स पे परचेज करने जाते हैं, तो एक उसको बोलते हैं। लेकिन एक बिजनेस के लिए स्टोर्स क्या है? उसके लिए स्टोर वो है जहां पर वो सामान रखता है बिजनेस में यूज करने के लिए, उसको रीसेल करने के लिए नहीं, तो वो उसके लिए क्या होते हैं? स्टोर्स। द स्टोर्स इज यूज टू डोनेट material held by an enterprise for the purpose of consumption in the business and not for resale। मतलब कि वो अपने बिजनेस में यूज करने के लिए कोई भी सामान स्टोर करके रखता है, तो उसके लिए वो क्या होते हैं? स्टोर्स होते हैं कि वो आगे सेल नहीं करेगा, रीसेल नहीं कर रहा है, वो किसके लिए? कंजम्पशन के पर्पस के लिए, मतलब यूज होंगे उसके बिजनेस में, बिजनेस एंटरप्राइज में, उसके लिए जो वो गुड्स रखता है, मटेरियल्स रखता है, वो क्या होते हैं? स्टोर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्पेयर पार्ट्स ऑफ मशीनरी एंड पैकिंग मटेरियल्स एटसेट्रा। पैकिंग मटेरियल्स उसका यूज़ होता है, वो आगे सेल तो नहीं कर देता, अगर सामान पैक करना है तो उसमें यूज़ करेगा। स्पेयर पार्ट्स होगी मशीनरी के, मतलब कि कभी कभी मशीनरी में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो स्पेयर पार्ट्स रखता है उनके, तो ये सब क्या है? स्टोर्स जहां पर वो ये सामान रखता है। राइट। रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू आपने अभी पहले भी हमने पढ़ा था कि रेवेन्यू क्या होता है? वो सेलिंग प्राइस जिस पे हम मार्केट में सेल कर रहे हैं अपने गुड्स को, मतलब कि वो जो आपके पास अमाउंट आ रहा है। तो रेवेन्यू एक टू टाइप्स के रेवेन्यू होते हैं। एक तो वो जो हमें सेल से या फिर गुड्स प्रोवाइड करने से या फिर सर्विसेज को अपने कस्टमर तक पहुंचाने में जो पैसा हमें मिलता है उसको हम रेवेन्यू बोलते हैं। एक तो वो रेवेन्यू होता है, एक रेवेन्यू वो भी होता है कि हमें बेनिफिट तो हो रहा है, हमारे बिजनेस में पैसा तो आ रहा है, लेकिन वो कैसा होना चाहिए? रिकरिंग नेचर का होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई कैपिटल नेचर का था। राइट। कैसा होना चाहिए?
रिकरिंग नेचर का। और रिकरिंग नेचर का क्या होता है? डे टू डे, मतलब कि रिकरिंग नेचर मतलब कि डे टू डे जो प्रैक्टिसेस होती हैं बिजनेस के अंदर, मैंने लिख भी दिया है आपको ताकि आपको ये रिकॉल रहे कि रिकरिंग नेचर क्या होता है। डे टू डे जो हमें हमारे बिजनेस में एक्टिविटी होती है। रिकरिंग नेचर में ये भी इंक्लूड हो जाता है कि हर मंथ, हर हफ्ते, हर वीक, तो ये सब क्या होते हैं? रिकरिंग नेचर मतलब बार बार होना, डे बाय डे होना। रेवेन्यू मीन्स द इनकम ऑफ अ रिकरिंग नेचर फ्रॉम एनी सोर्सेज, मतलब कि रिकरिंग नेचर की किसी भी सोर्स से हमें इनकम हुई है। इट कंसिस्ट ऑफ अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड फ्रॉम सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द कस्टमर। इसमें वो भी इंक्लूड होता है कि सर्विसेज या गुड्स दिए कस्टमर को तो उनसे जो अमाउंट आया। इट ऑल्सो इंक्लूड रिसिप्ट ऑफ रेंट एंड कमीशन ऑल्सो, मतलब कि जो रेंट कमीशन हमें हर मंथ आता है वो सब भी इंक्लूड होता है इसमें। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ऑपरेशंस अब यहाँ पे आ गया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ऑपरेशंस क्या होते हैं? ऑपरेशंस वही कि सेल करना और सर्विसेज प्रोवाइड करना। इन केस ऑफ गुड्स तो हम वो सेल करेंगे और इन केस ऑफ सर्विसेज हम क्या करते हैं? प्रोवाइड कराते हैं अपने बिजनेस में, राइट, अपने कस्टमर्स को। तो वो क्या हो गया? हमारा ऑपरेशंस हो गए कि हम डेली क्या ऑपरेशंस करते हैं, हमारे बिजनेस के क्या ऑपरेशंस है, तो उससे जो हमें रेवेन्यू मिला वो इंक्लूड होता है। इसमें सिर्फ सेलिंग और सर्विसेज प्रोवाइड कराने का है। और जो खाली हमने रेवेन्यू ऊपर 33rd टर्म पढ़ी है उसके अंदर जो रेवेन्यू था हमारा, उसके अंदर क्या था कि जो भी हमें कमीशन रेंट मिलता है वो सब रिकरिंग नेचर के जो बार बार होने वाले होते हैं, डे बाय डे या फिर मंथली या फिर वीकली, वो सब क्या होते हैं? रिकरिंग नेचर के। तो उससे जो हमें मिलता है उससे बोलते हैं टर्नओवर। क्या है? अब टर्नओवर को आप ध्यान से समझिए। टर्नओवर एक ऐसा सिंपल और बहुत इजी और एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपके पूरे अकाउंट्स में बार बार यूज होगा। टर्नओवर का मतलब होता है सेल्स, कि आपकी सेल्स क्या है एक अकाउंटिंग पीरियड में। आपको अकाउंटिंग पीरियड पता है बहुत अच्छे से कि वो क्या कब से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और कब तक जाता है? 31 मार्च तक, राइट। ये हमारा अकाउंटिंग पीरियड होता है। और टर्नओवर हम किसको बोलते हैं? हमारी जो सेल्स हुई हैं पूरे के पूरे एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। और नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है हमारा लाइफ स्टॉक। लाइफ स्टॉक आपको पता होना चाहिए हम किसको बोलते हैं। लाइफ स्टॉक में हमारे क्या इंक्लूड होते हैं? डोमेस्टिक एनिमल्स सच एज कैटल, हॉर्सेस आर नोन एज लाइफ स्टॉक। वेरी सिंपल, राइट। नेक्स्ट पे चलते हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होती है? इन्वेस्टमेंट जो भी आप बिजनेस में कर रहे हैं वो सारी की सारी क्या है? आपकी इन्वेस्टमेंट ही तो है कि जो भी आपके शेयर होल्डर्स ने करी है वो सारे के सारे आपने शेयर्स इशू करे कंपनी ने। कंपनी जब शेयर्स इशू करती हैं वो किस लिए करते हैं? क्योंकि कंपनी को पैसा चाहिए होता है। डिबेंचर्स क्यों इशू करते हैं? क्योंकि कंपनी को क्या चाहिए होते हैं? पैसे चाहिए होते हैं। जब भी कंपनी को इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है तो कंपनी क्या करती है? शेयर्स या फिर डिबेंचर्स इशू करती है। शेयर्स वो इक्विटी शेयर्स भी कर सकती है या फिर प्रेफरेंस शेयर्स भी इशू कर सकती है। तो उस केसेस में क्या होता है? और डिबेंचर्स क्या होते हैं हमारे? डिबेंचर्स एक टाइप का लोन भी बोल सकते हो जिसपे हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है। लोन एग्रीमेंट होता है जिसपे हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है हर मंथ अपने डिबेंचर्स होल्डर को, और एक टाइम आने पे वो अमाउंट भी वापस करना पड़ता है। लेकिन शेयर होल्डर्स क्या होते हैं? उनको हम क्या बोलते हैं? कंपनी के ओनर्स, जिनके पास राइट होता है कंपनी के डिसीजंस लेने का। तो वो इन्वेस्टमेंट जो एक कंपनी में की गई है, सारी की सारी इन्वेस्टमेंट जब भी कंपनी को नीड पड़ती है, जब भी कंपनी स्टार्ट होती है उस टाइम पे भी इन्वेस्टमेंट करता है। वो कौन करता है? जो कंपनी का क्या होता है? ओनर्स, राइट। तो ये सारे के सारे इसमें इंक्लूड होते हैं, चाहे वो क्या हो, शेयर्स होल्डर हो या डिबेंचर्स हो, शेयर्स के थ्रू किया गया हो या फिर डिबेंचर्स के थ्रू किए गए हो। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया है कि इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब होता है। तो ये सारी हमारी इंपॉर्टेंट टर्म्स थी जो हमने आज की क्लास में किया है। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द पॉइंट्स जो भी हमने अभी तक पढ़े हैं, राइट। सो डन फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। और जाने से पहले अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलेगा। थैंक यू सो मच।